क्या ये लाइफ का पर्पस कुंडली से देखा जा सकता है? जो वक्री ग्रह जितने हमें चार्ट में मिले वो बहुत बड़ी स्टडी है वक्री ग्रह की अपने आप। वीनस जनरली लग्जरी का कारक माना जाता है, रिलेशनशिप लग्जरी है। तो जिन लोगों का वीनस रेट्रोगेट होगा उनका पास्ट लाइफ में क्या होगा? अनफिनिश्ड टास्क में था, आपने जो कर्म ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी थी पिछले जन्म में उस प्लैनेट से रिलेटेड वो आपने नहीं करी, आपको इस जन्म में वापस वो पूरी करनी ही पड़ेंगी। शनि रेट्रोगेट मिलेगा उन लोगों के जीवन में बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ बढ़ जाएगा। लोग 7 और 4 को मानते हैं कि भाई केतु है, राहु है, उसको बोलेंगे, लेकिन 6 नंबर वाले जितने भी हैं वो भी एक्स्ट्रा वो नॉलेजेबल लोग हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। मतलब मदर स्वस्थ है, आपका प्यार बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। कई बार ऐसा होगा कि वो आपको बड़ा कष्ट दे रही है, आप कहोगे मेरे दादा परदादा ऐसा करते थे तो मेरे अंदर भी वही गुण आ गए। कोई शनिदेव कोई किसी का खराब नहीं करते, कोई प्लैनेट खराब नहीं है, कोई प्लैनेट अच्छा नहीं है, सब प्लैनेट मतलब प्लैनेट है, जो जैसा आप कर्म कर रहे हो उसका फल आपको मिलने वाला है। बहुत सारे जैसे ऐसे बच्चे देखते हैं बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। मैं कहीं बैठा था किसी के साथ में, तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? क्या ये लाइफ का पर्पस कुंडली से देखा जा सकता है? 100%। कैसे देख सकते हैं? अब देखिए, हमारे लाइफ के पर्पस जो बोले गए हैं उसको हमें मॉडर्न टर्म से बताना पड़ेगा। हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यही लाइफ के 4 पर्पस हैं। ठीक है, आज की डेट में धर्म को हम बोलते हैं भाई ड्यूटी निभानी है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी करनी है। अर्थ का मतलब पैसा कमाना है, वो आपका हो गया। काम का मतलब आपकी डिज़ायर्स हैं जिनको पूरा करना है, किसी भी तरीके की डिज़ायर्स हो सकती हैं, आपको उनकी इच्छा पूर्ति होगी। मोक्ष का मतलब हो गया हमारा मोक्ष वाला, कि हमें मोक्ष की तरफ जाना है। अब ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें, अगर आपकी जैसे हम कहते हैं धर्म त्रिकोण है, 1, 5, 9 हाउसेज जो हैं वो धर्म त्रिकोण में आते हैं, 2, 6, 10 हाउसेज हमारे अर्थ त्रिकोण में आते हैं, 3, 7, 11 जो हाउसेज हैं ये काम त्रिकोण है, और 4, 8, 12 जो है हमारा मोक्ष त्रिकोण है। अब आपकी मेजॉरिटी प्लैनेट्स किस त्रिकोण में आ रहे हैं कुंडली के अंदर, एक सरसरी नज़र से देखना है कि हमने ज़्यादातर प्लैनेट किस त्रिकोण में बैठे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका जिस भी त्रिकोण में ज़्यादा प्लैनेट्स आ रहे हैं, मतलब ऐसा होता है कई बार बड़ी क्लैरिटी से पता लग जाता है कि भाई 5 प्लैनेट 4, 8, 12 में आ गए, मतलब मोक्ष वाला ही है भाई। 9 में से 5 आ गए एक जगह, बाकी सब दूसरे में होंगे, तो इसका इंक्लिनेशन मोक्ष इस तरफ ज़्यादा होगा। वो एक बहुत सरल तरीका है, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में जिसे बोले। फिर हम अष्टक वर्ग यूज़ कर सकते हैं इसमें। अष्टक वर्ग में हम राशियों में देख सकते हैं किस राशि में ज़्यादा पॉइंट्स हैं, 1, 5, 9 राशियों में टोटल कर सकते हैं सभी में, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, वो सर्वाष्टक वर्ग देखेंगे, बड़ा सिंपल है, उसको भी देखकर आप बता सकते हैं किन राशियों में किस, तो हम ये बता सकते हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि हमारा जैसे 10th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर्म का हाउस है, तो 10वें का लॉर्ड कहाँ चला गया, 10वें में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, 10वें का संबंध किन किन, 10th हाउस कितना इंपॉर्टेंट है हमारा, किन किन प्लैनेट्स के साथ संबंध बना रहा है, कहाँ है। तो जब पता लगता है, जैसे चूँकि मेरा तो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड था, मैं तो पढ़ रहा था, मुझे नहीं समझ में आया मैं ज्योतिष में क्यों आया, जब पढ़ा समझा तब समझने लगा कि यही लाइन थी मेरी, यही करना था मुझे बचपन से। क्यों करना था, 10वें का लॉर्ड मेरा 8वें घर में बैठा है, तो अब वो 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन कर। तो अच्छा, एक थोड़ा सा ऑडियंस को ये भी पता लग जाएगा ना कि ये लॉर्ड का मतलब क्या होता है। अगर हम बोलते हैं कि 10th लॉर्ड 8th हाउस, तो उसका मतलब 10वें घर में जो राशि बैठी है, जो नंबर लिखा हुआ है, मान लो 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर का जो स्वामी है वो सूर्य है। ठीक है, तो हर एक का स्वामी अपना, सबको पता है, नॉर्मल सी चीज़ है, तो हम देख सकते हैं। तो जो भी नंबर लिखा है 10वें घर में, उसका जो स्वामी है, उसका जो लॉर्ड है, वो किस घर में चला गया, तो हमारा कर्म उस घर से जुड़ गया। हमें उस घर से प्रधान कर्म, वही कर्म करना है जीवन में। आप उसके लिए पैदा हुए हो, आप उसका कर्म वही करना। आप अगर नहीं करोगे, स्पेशली जो 8वें वाले जो लोग हैं या 12वें वाले जो लोग हैं, 8, 12 जो है, ये कर्म जो है आपको, 8वां घर तो ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, तो ये आपको घुमा फिरा के ले ही आएगा ऐसी किसी 8वें घर की चीज़ों में। मतलब आपको कर्म जो करना है, जॉब करना है, प्रोफेशन करना है, वो 8वें घर का ही करना है, ऐसा हम बोलते हैं। बड़ा ईजी हो जाता है आपके लिए लाइफ में। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे एक तो ये सिंपल हो गया, कर्म हमने किस भाव से देखना है, वो एक पर्पस पता लगा, 10th पर वो हमारे कर्म का पर्पस पता लगा। दूसरी चीज़ इसमें हम देख सकते हैं, और मतलब मैं तो सिर्फ मल्टीपल तरीके बता रहा हूँ। फिर एक आता है इसमें हमारे जितनी कुंडली में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं, जो वक्री ग्रह जितने हमें चार्ट में मिले, वो बहुत बड़ी स्टडी है वक्री ग्रह की अपने आप में, फिलोसफिकल स्टडी। मैं उसमें जो पूरा कंप्लीट वक्री जो है, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट
फिलोसफिकल स्टडी के ऊपर अगर हम जाएं, इसमें बहुत बढ़िया आपके बारे में बताता है। जैसे आपको लगता होगा कि आपके अंदर कुछ गुण जो हैं वो इनबॉर्न है। आप कहोगे मेरे को जेनेटिक मिल गया, आप कहोगे मेरे दादा परदादा ऐसा करते थे तो मेरे अंदर भी वही गुण आ गए, ऐसा हो सकता है। या कुछ आप चीज़ों में बड़े ऑटोमेटिकली बचपन से बड़े ट्रेंड हो, किसी ने बताया नहीं आपको लेकिन आप ट्रेंड हो, लेकिन आपको आती है वो चीज़ें। हम बहुत सारे जैसे ऐसे बच्चे देखते हैं बहुत अच्छा गेम खेलते हैं, हाँ, एक्सेप्शनली परफेक्ट। मुझे वो अब क्या है, जैसे जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की अगर हम बात करते हैं, राहु केतु को हम रेट्रोग्रेड नहीं मानते हैं, ठीक है, उनका मोशन ही उल्टा है तो वो उल्टा ही चलेंगे। रेट्रोग्रेड का मतलब है जो प्लैनेट सीधा चल रहा है, रुका फिर वापस हो गया, फिर रुका फिर सीधा चल गया। रुकना मतलब थोड़ा सा पॉज लेगा फिर आगे जाएगा, पॉज लेगा हो जाएगा। अब ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट बहुत गहरा मतलब कार्य करते हैं आपकी कुंडली के अंदर। हम ये मानते हैं कि अगर कोई भी प्लैनेट आपको नेटल चार्ट में रेट्रोग्रेड मिला, जैसे मेरी कुंडली में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, ठीक है, अब जो प्लैनेट मिला तो वो पिछले जन्म के अनफिनिश्ड टास्क हैं। अनफिनिश्ड टास्क मतलब आपने जो कर्म ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी थी पिछले जन्म में, उस प्लैनेट से रिलेटेड वो आपने नहीं करी, आपको इस जन्म में वापस वो पूरी करनी ही पड़ेंगी। जिसका भी जुपिटर रेट्रोग्रेड है वो या तो मतलब मेरे को बचपन से, मैं बचपन में ट्यूशन भी पढ़ाई है मैंने कॉलेज में, बहुत पैसे, अच्छा उस समय मैंने अपना स्कूटर जिसे कहते हैं ना, स्कूटर भी खरीद देता ट्यूशन पढ़ा के। सोचो मैं उस टाइम पे कॉलेज टाइम पे मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मेरे को पढ़ाने का बहुत नेचुरल एक लगता है कि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता पढ़ाने में, मुझे कभी बोझा लगता ही नहीं पढ़ाना, ठीक है। तो मैं पढ़ाना घूम फिर के सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड घूम घाम के सारी चीज़ें करके फिर वापस उसी में आ गया, पढ़ाने में आ गया। क्यों? क्योंकि जुपिटर मेरा रेट्रोग्रेड है। हो सकता है मैंने बहुत कुछ पिछले जन्मों में लोगों से ज्ञान लिया हो, जो मुझे देना था वो नहीं दिया हो, उनका वो मैं इस जन्म में पूरा कर रहा हूँ। तो मैं वो रेट्रोग्रेड प्लान भी आपका लाइफ पर्पस बहुत अच्छे से बताते हैं। बहुत लोगों की कुंडली में शनि रेट्रोग्रेड मिलेगा। शनि रेट्रोग्रेड मिलेगा उन लोगों के जीवन में बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ बढ़ जाएगा। वो आप देखोगे कि वो बचपन से ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, नहीं भी ली तो उनको शौक है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, अपने आप ही ऐसे अपने आप ही लेने का। मैं कर दूंगा जी काम, आप रहने दो मैं करूँगा, मतलब सब कुछ ठीक है, करने वाले लोग हैं नहीं मैं करूँगा, तो वो उनको शौक है, वो करेंगे ही करेंगे। वो है वर्कोहॉलिक लोग। शनि रेट्रोग्रेड लेकर आए हो आप, कई बार वो समझ ही नहीं पाते, इतना कार्मिक बर्डन है, इतना कार्मिक बर्डन है आपकी लाइफ में। अब देखिए कार्मिक बर्डन की बात कर रहे हैं, शनि जिस भी घर में बैठा है, आप देखो जिस भी घर में बैठा है, किसी को भी नॉर्मल लेमैन्स लैंग्वेज में समझे, उस घर से रिलेटेड आपका कार्मिक इम्बैलेंस है जो आप लेकर चल रहे हैं। अब आप देख लो जिस भी घर में आपका किस घर में शनि बैठा है? मेरा 4th हाउस में। तो आपकी मदर से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कोई ना कोई आपकी स्पेशल अटैचमेंट कह लीजिए मदर से, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कह लीजिए मदर से, मदर के बिना नहीं, मदर ही सब कुछ है, वैसा वाला अटैचमेंट आप कह सकते हैं। वो कार्मिक बैलेंस है जो पिछले जन्मों में आपने मदर के साथ पेंडिंग वो है, जो इस जन्म में करना है। कई बार वो बैलेंस आपको बड़े प्यारे तरीके से मिलेगा। अगर मान लीजिए फ्रेंडली साइन में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो बड़ा फ्रेंडली बैलेंस मिलेगा, मतलब मदर स्वस्थ है, आपका प्यार बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। कई बार ऐसा होगा कि वो आपको बड़ा कष्ट दे रही है, मतलब मदर बीमार है या मदर की एक्स्ट्रा सेवा करनी पड़ रही है, या कई बार ऐसा होता है कि मुझे करना पड़ रहा है काम, भले मैं नहीं चाहता हूँ, उस घर से रिलेटेड कोई भी हो सकता है, किसी भी घर से रिलेटेड हो सकता है, जिम्मेदारी आपको एक्स्ट्रा निभानी पड़ रही है। तो सिंपल सी चीज़, शनि कर्म का कारक है, जिस घर में बैठा है वो आपके कार्मिक बैलेंसेस से जुड़ा हुआ है जो पिछले जन्म। तो अच्छा, अब एक ये हम बात करें कि अगर विदाउट रेट्रोगेट भी बैठा तब भी होगा? ये रेट्रोगेट है तो निश्चित ही है। अच्छा, रेट्रोगेट मतलब एक ठप्पा लग जाता है कि हाँ हुआ ही रेट्रोगेट है। शनि है तो आप समझो कि होश संभालते आप जो है ना अपने, मतलब आपको जिम्मेदारियों का बोझ मिल गया, और अगर आप जिम्मेदारियां अवॉइड करोगे तो फिर और ज़्यादा कष्ट है। पास्ट लाइफ में क्या हुआ होगा ऐसे पर्सन के साथ में? क्या हुआ होगा एग्जैक्ट नहीं मतलब कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो उसको निभानी थी, हाँ। जो उसने निभाई ही निभाई नहीं, नहीं। इसलिए आते ही पैदा होते ही वो उसको लग जाएगा। उसको बोझ। आप देखो किसी भी कुंडली में शनि रेट्रोग्रेड है, उसकी कुंडली, वो उसके जीवन में, उसका जीवन सामान्य नहीं होगा, उसको कष्ट, मतलब उसको आप कहोगे नॉर्मल से ज़्यादा आदमी काम कर रहा है, और बचपन में ही मैच्योर हो जाएगा। बचपन में मैच्योर हो जाएगा, जिम्मेदारियों का बोझ बचपन से ही उसको, वो भले कोई देना, वो लेना फील करना शुरू कर देगा कि मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, अभी हम जुपिटर रेट्रोगेट की बात कर रहे थे, तो ऐसे लोगों के साथ पास्ट लाइफ में क्या हुआ होगा? कुछ ऐसी पढ़ाया नहीं लोगों को, पढ़ाया नहीं, एजुकेशन रिलेटेड काम होगा या कुछ नहीं होगा। आप देखोगे मेजोरिटी लोग जुपिटर जैसे है, जुपिटर 10वें भाव से जुड़ जाए आपके, जुपिटर लग्न में चला जाए,
जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाए, मेजॉरिटी लोग आपको टीचिंग प्रोफेशन में मिलेंगे, नहीं तो पढ़ाते हुए मिलेंगे, नहीं तो कंसल्टिंग मिलेंगे, काउंसलिंग करते मिलेंगे। उनका पैशन होगा ये चीज़ करना। मुझे किसी ने पढ़ाना नहीं सिखाया, ठीक है। ऑल्दो मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो संस्कृत के बहुत बड़े टीचर थे, वो पढ़ाते आ रहे थे, मैंने बचपन से देखा। और हमारे यहाँ तो उनको मास्टर जी करके ही बोला जाता था, और संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो बट मैंने शायद उनसे सीखा है, उनसे ही लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। कॉलेज टाइम से पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं ट्यूशन देने शुरू कर दिए थे, और मुझे लगता था कि पढ़ाना मुझे बड़ा मज़ा आता है। आज भी मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं 2-2 घंटे की क्लासेस करता हूँ। 2 घंटे की क्लास कब 2.5 घंटे होगी पता नहीं चलता। जितना वो क्लास में कभी भी मतलब वो लगता है ना, वो अंदर से आ रहा है आपको, अंदर से आपको बोलना है, बड़ा मज़ा आता है। तो वो क्यों? क्योंकि वो है, वो मेरा पिछले कोई कनेक्शन है, वो फील होता है आपको जब, अच्छा ये क्यों ऐसा मेरे को हो रहा है। कई बार आप सोचते हो ना कि मैं क्यों पढ़ा पा रहा हूँ, किसी मैं समझा पा रहा हूँ, सामने वाले को समझ में आ रहा है। आपका तरीका ऐसा होगा, इतना सिंपल तरीके से आप समझा देते हैं। जैसे भी मुझे नहीं मालूम सिंपल है क्या है। मैंने ऐसे ही कुछ लोगों से पूछा, भाई जुपिटर रेट्रोग्रेड है, आप कुछ और काम कर रहे हो, आप टीचिंग कर लो। तो मैंने पढ़ाया लोगों को, और मैंने नालायक बच्चों को भी, जिनके 0 आते थे, उनको भी पास करवा दिया। लेकिन मेरा मन नहीं करा पढ़ाने का, टाइम नहीं है। आगे आने वाले समय वापस पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ वो सर्कल घूमेगा, वापस आएगी उसमें। जो अभी समय नहीं है, जिस समय समय नहीं है, तो समय नहीं है। तो आपका 9th हाउस में है? मेरा नहीं, मेरा तो 4th हाउस में जुपिटर है। अच्छा, जैसे 9th हाउस में जिनका होता है वो रेट्रोगेट है, ऐसा क्या होगा? फादर के प्रति कुछ ना कुछ पिछले जन्मों के अंदर कुछ रहे होंगे कर्म, जो आपने नहीं किए पूरे, वो आपको पूरे करने। 9th हाउस में आपको फेथ और रिलीजन आता है। 9th में स्पिरिचुअलिटी नहीं लेते हम, हाँ, फेथ और रिलीजन है। तो रिलीजन के प्रति, अपने धर्म के, जो भी आप रिलीजन करो, धर्म भी नहीं, धर्म इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन ऑफ रिलीजन। तो आपका जो धर्म है, जो फेथ है, जो जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, आप कोई भी हो सकते हो, हिंदू हो सकते हो, मुसलमान हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो। तो जो भी आपका, जो जिसको आप मानते हो, उसके प्रति आपने कुछ कार्य नहीं करे पिछले जन्म में, इस जन्म में एक्स्ट्रा ड्यूटी लेकर आप आए, वो करोगे। और या फिर ऐसा होगा कि साधनाएं, जैसे मैं बहुत सारे हाँ, ऐसे अब लोगों उसको से किसी मिला भी कि फॉर्म में ले जा सकते हैं। अब साधना ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा, तंत्र में चले गए, मंत्र में चले गए, कुछ भी करा आपने, वो फॉर्म अलग हो सकता है, बट वो होगा उसी घर से रिलेटेड, उस घर से। और जो राशियाँ हैं, किस राशि के अंदर, वो उसका भी एक इम्पोर्टेंस है। सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सा प्लेनेट रेट्रोगेट कोई प्लेनेट प्लैनेट हार्मफुल नहीं होता। ये सबसे ज़्यादा, मैं तो शनिदेव के बिहाफ पे सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, भाई कोई शनिदेव कोई किसी का ख़राब नहीं करते, कोई प्लैनेट ख़राब नहीं है, कोई प्लैनेट अच्छा नहीं है। सब प्लैनेट, मतलब प्लैनेट है, जो जैसा आप कर्म कर रहे हो उसका फल आपको मिलने वाला है, बस। अच्छा, जैसे वीनस जो है, वीनस जनरली लग्जरी का कारक माना जाता है, रिलेशनशिप लग्जरी है। तो जिन लोगों का वीनस रेट्रोगेट होगा, उनका पास्ट लाइफ में क्या हुआ? उनको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। जिनका वीनस रेट्रोग्रेड होगा, आप देखोगे उनको सुख सुविधा जो है बचपन से मिलेगी। वो लिखवा के लाएं कि उनको जीवन में सुख सुविधा मिलने वाली है, लग्जरी कंफर्ट मिलेंगे, पिछले जन्म में नहीं भोग पाए। पास्ट लाइफ में उनके कर्म अच्छे थे बट भोग नहीं पाए, हाँ, इसलिए इस जन्म में वीनस रेट्रोग्रेड हुआ और मिला। वीनस जल्दी रेट्रोग्रेड मिलता भी नहीं आपको कुंडलियों में, ठीक है, काफ़ी कम समय के लिए होता है, काफ़ी टाइम बाद होता है। और वीनस रेट्रोग्रेड होगा, और जैसे वीनस, अब वीनस की आपने बात करी, वीनस को लग्जरी कंफर्ट के साथ ही लोग जोड़ते हैं। वीनस लग्जरी कंफर्ट ही नहीं है सिर्फ। वीनस को अगर आप आध्यात्म उसमें देखें, अगर जो स्टोरीज हमारे जो बोलते हैं, जुपिटर को हम बोलते हैं बृहस्पति, जो गुरु हैं, देवताओं के गुरु, और वीनस को बोलते हैं हम शुक्र से जोड़ते हैं, तो शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य दानवों के गुरु या राक्षसों के गुरु हैं। भाई शुक्राचार्य ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, ठीक है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट माने थे। तो शुक्र को सिर्फ लग्जरी और भोग का कारक मत समझो, हायर नॉलेज का भी समझो। तो शुक्र सिर्फ वही नहीं है, मतलब इनफैक्ट जब मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लोग जो आपको डेस्टिनी 6 या बेसिक 6 वाले मिलेंगे, 6 नंबर वाले, वो भी ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। लोग 7 और 4 को मानते हैं कि भाई केतु है, राहु है, उसको बोलेंगे, लेकिन 6 नंबर वाले जितने भी हैं, वो भी एक्स्ट्रा, वो नॉलेजेबल लोग हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। मतलब 6 सिर्फ हम लग्जरी कंफर्ट में वीनस को ना रोकें। वीनस का मतलब हायर नॉलेज है, उस पर्सपेक्टिव से भी देखें वीनस को। और रिलेशनशिप वाइज, हाँ, रिलेशनशिप तो कारक ही रिलेशनशिप का है वीनस। अब देखिए, अब ये अलग अलग है। पराशरी में हम वीनस को ही मानते हैं रिलेशनशिप का कारक। जब हम भृगुनंदी नाड़ी पढ़ते हैं, तो वाइफ का कारक मेल हॉरोस्कोप में वीनस है, और फीमेल हॉरोस्कोप में हस्बैंड का कारक मंगल है, ठीक है। अब वीनस के आगे केतु आ गया, आगे मतलब वीनस और वीनस से डिग्री केतु की ज़्यादा है। एक ही घर में बैठे हैं या 159 में आप आ रहे हैं,
मंगल के आगे केतु आ गया तो समझो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम निश्चित, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो ये बहुत मतलब भृगुनंदी रानी से बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बड़े कन्फर्मेशन मिल जाती है चीज़ों को देखकर कि कैसे जो दिख रहा बाकी जगह वो भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, मून रेट्रोगेट अगर हो तो? मून और सन रेट्रोगेट नहीं होते हैं ये। मून सन रेट्रोगेट नहीं होते। और इनफैक्ट जब हम रेट्रोगेट की बात करते हैं तो अगर आप 4 प्लैनेट हटा दो, 12 प्लैनेट ले लो, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को बहुत ज़्यादा माना जाता है। अब जब भी हम यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को भी इंक्लूड कर लेंगे और हमारे पास कितने हो गए, 8 प्लैनेट हो गए, ठीक है। कुछ कुछ कुंडलियाँ, रेयर केसेस 0 कुछ % होगी जिसमें 8 के 8 रेट्रोगेट मिलेंगे आपको। बहुत रेयर होगा। ऐसे कौन लोग होते हैं, ऐसे क्या? मतलब वो मेजर कार्मिक बैलेंस लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में। 6 या 7 वाले तो मिल जाते हैं आपको, 6 प्लैनेट रेट्रोगेट है, 7 प्लैनेट रेट्रोगेट है। मतलब रेट्रोगेट में राहु केतु को हटा के, राहु केतु सन मून 4 को हटा 4 को हटा दो, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को इंक्लूड कर लो, ठीक है। और बाकी हमारे जो ग्रह बचे वो मार्स, वीनस, मरकरी, जुपिटर और सैटर्न, 5 ग्रह वो, 3 ग्रह वो, तो 8 ग्रह हो गए, इनको लेंगे। अब जैसे मान लीजिए नेपच्यून किसी का रेट्रोगेट है, वो एक इवॉल्व सोल हो गया, वो नेपच्यून केतु का ग्रैंडफादर बोल लो आप, केतु जैसे जो केतु की क्वालिटीज़ है उसको और अब बढ़ा दो तो वो नेपच्यून है। तो नेपच्यून रेट्रोगेट मतलब एक इवॉल्व सोल। आप इवॉल्व, अब वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो वो अलग है, आपको एहसास है कि नहीं है, आपको पता है कि, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप हो और एक पॉइंट आएगा जब वो चीजें वो ट्रिगर होगा और ट्रिगर आप फिर होगा। आप उस तरफ चाहोगे कि आपको ऐसा उस तरफ जाने का इच्छा हो जाएगी। तो ये रेट्रोगेट में, और जैसे इसका रेट्रोगेट का बहुत ज़्यादा लोग जो करंट, जैसे आजकल शनि रेट्रोगेट हुआ, मरकरी रेट्रोगेट हुआ है, तो मरकरी रेट्रोगेट जो है ऐसा माना जाता है, मरकरी तो साल में 3-4 बार रेट्रोगेट होता है, तो वो मरकरी अगर रेट्रोगेट हुआ है तो इस समय स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, स्टॉक मार्केट ठीक नहीं चलेगी, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। मैं स्टॉक मार्केट में नहीं लगाता तो मुझे कोई आइडिया इस पर, मैंने पर्सनली इस पर ट्राई नहीं किया। नहीं, अगर हम इसको थोड़ा ऐसे लें कि जिन पर्सन्स के चार्ट में मकरी रेट्रोगेट होगा उनकी क्या कार्मिक होगा? पढ़ो, वो जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे। अच्छा, वो पिछली लाइफ में उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं? पढ़ा नहीं, या पढ़ाई की तरफ जो एजुकेशन वाला, ये नॉलेज गेन करने वाला जो इंटेलेक्ट वाला काम था वो नहीं करा, या तो मरकरी रेट्रोगेट है तो उतना ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होगा व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा स्लो लर्नर हो, ऐसा भी हो सकता है कि मरकरी रेट्रोगेट है तो वो आप देखोगे हमेशा किताब लेके बैठा रहेगा, उसको उसकी पढ़ाई उसको पीछा नहीं छोड़ेगी, उसको पढ़ते ही रहना है, वो पढ़ते ही रहे, कभी ना कभी कोई कोर्स कर ले, कोई किताब पढ़ ले, उसको उसका फेवरेट हॉबी रहेगी, मेरे को बुक रीडिंग है, मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, तो वो पढ़ता रहेगा। तो अब ये देखो मतलब कितनी, मतलब ये आपको आप किसी भी चार्ट में देखिएगा, चेक करिएगा, आपकी कुंडली में कोई रेट्रोगेट है तो आप खुद देखिए। नहीं, मेरी में रेट्रोगेट है वीनस और जुपिटर। वीनस जुपिटर, बस ठीक है। तो आप वही ज्ञान वाले, जैसे आपने बोला, सुख सुविधा, आपको जो कंफर्ट है वो आपको मिलने ही है लाइफ में। नहीं, मैंने एक चीज़ ये भी देखी है, मतलब पर्सनली ये फील किया, जैसे ऑफिस में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो कई बार हमने ना ऐसे ऐसे लोगों को सिखाया, जैसे ऑफिस में एज ए ऑफिस बॉय काम करना स्टार्ट किया, या फिर नॉर्मल उनको हमने एक पोजीशन निकाली कंटेंट राइटर, जिसमें कंटेंट लिखना होता है। एक पर्सन आया, वो ये सोच के आया था कि जैसे गार्ड होते हैं ना, और रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, ठीक है, इस तरीके से कि ये नौकरी होगी। उस लड़के को हमने सिखा दिया, उसने हैंडल की ऐसे ऐसे चैनल, वीडियो एडिटिंग उसने स्टार्ट की। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने सिखाया, तो ऐसा है कि एक सिंपल तरीके से हो जाता है। जुपिटर रेट्रोगेट है तो सिखाने का विशेष गुण जो है वो आपके अंदर है। कुछ लोग पहचान पाते हैं उस चीज़ को, कुछ लोग नहीं पहचान पाते। आपने पहचान लिया, अब आपको रियलाइज होगा नहीं, अब ये होता है कि मैं बता रहा हूँ और ये बड़ी जल्दी समझ रहा है। मैं सिंपल चीज़ ये देखता हूँ कि अगर मैं किसी को हायर करता हूँ कि डेडिकेटेड है या नहीं है। अगर वो डेडिकेटेड है, अपना 100% देगा, सिखा हम देंगे, तो वो चीज़ें अभी हैं। जो कॉन्फिडेंस है ना, सिखा हम देंगे, ये हाँ। आपको जुपिटर रेट्रोगेट। तो मेरी पास्ट लाइफ में कभी मैंने ये मतलब नहीं, आपकी ये रिस्पांसिबिलिटी आपकी जो पेंडिंग थी उस टाइम थी, आपने करी नहीं। हाँ। तो इस समय आपको करनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, जिनका मार्स रेट्रोगेट होता है, मार्स रेट्रोगेट में बहुत सारी चीजें, मार्स इज एनर्जी, तो कई बार ऐसा हुआ था जिसका मार्स रेट्रोगेट है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर लेके चल रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो एनर्जी को सप्रेस कर देता है,
बोल नहीं पा रहा लोगों से जितना उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, या फिर वो बहुत बोलता होगा, बहुत ज़्यादा मतलब वोलाटाइल होगा, एकदम से होता है, कभी भी बढ़ा सकता है, ऐसा वो चीज़ है मार्स रेट्रोग्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर लेके। और पास्ट में क्या हुआ होगा ऐसा? मार्स इज ऑल एक्शन, हम्म। मार्स एक्शन एनर्जी है, पास्ट में नहीं किया होगा वैसा कोई कि काम। मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गए होंगे कि जहाँ मतलब वो चाह कर भी कुछ ना कर पाए। जहाँ करना चाहिए था करा नहीं, करा नहीं। हाँ चाह कर नहीं, चाह कर नहीं करा, हाँ। तो सिचुएशन नहीं आई यहाँ पे। पता देखिए ये क्या है, हमने इंटेंशनली कोई काम नहीं किया पास्ट लाइफ में, इसलिए यहाँ पर आके आपको करना पड़ रहा है। और इसलिए वो रेट्रोगेट हो जाते हैं। कोई कर्म, हमने बोला ना कर्म का ही आपको हिसाब देना है इस जन्म में, तो जो हम कर्म कर रहे हैं वही आएगा। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई हमारे किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती, कर्म होता है। और ये सारा हम पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर किसी को अपनी कुंडली से ये जानना है कि रेट्रोगेट प्लेनेट उसका कौन सा है, तो सिंपल मेथड क्या होगा जानने का? सॉफ्टवेयर ले लीजिए। अब जैसे कोई भी कुंडली खोलते हैं, किसी भी कुंडली बनाते हैं, उसमें या तो ब्रैकेट में आर लिखा होगा, जैसे राहु केतु के सामने ब्रैकेट में आर लिखा रहता है, तो जिस भी प्लैनेट के साथ आगे आर लिखा हुआ है, या कोई सिंबल बना होगा, सिंबल का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया होगा। जैसे एस्ट्रोसेज में क्या होता है कि एक स्क्वायर बना होता है। हाँ, स्क्वायर बना होता है, तो स्क्वायर नीचे आप देख लीजिए जिस प्लैनेट के आगे हाँ, रेट्रोगेट होगा या कुछ ऐसे होगा, तो वहां से ये पता लगाया जा सकता है। अब हमने बात की जैसे कार्मिक, तो कार्मिक हमारा यहाँ पे जो शनि है और कर्मा है, क्या रिलेशन है? शनि, देखिए शनि को हमारा जो कालपुरुष की कुंडली हम बोलते हैं, तो उसमें 10वें और 11वें भाव का स्वामी है, ठीक है, 10 और 11 राशि का भी स्वामी है। अब 10वां घर कर्म का है, 11वां घर कर्म के फल का है। शनि कौन है? कर्म फलदाता हम बोलते हैं, तो इसीलिए 10वें 11वें की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शनि को दी गई। अब शनि जो है, शनि का ही डायरेक्ट, शनि इज कर्म, शनि इज इक्वल टू कर्म, अब ऐसा बोल सकते हैं। शनि और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्म है। जिस भाव में बैठेगा उससे रिलेटेड आपका प्रोफेशन हो सकता है, जिस राशि में बैठेगा उस राशि से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है, जिन ग्रहों के साथ संबंध बनाएगा, जिनके साथ कंजंक्ट है या कुछ है, उनके साथ, उनसे रिलेटेड भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। तो शनि में, या फिर हम इंक्लूड करें उन चीज़ों को, हम उन, जैसे मान लीजिए शनि आपका मरकरी के साथ है, शनि और मरकरी का कंजंक्शन है। अब शनि मरकरी का कंजंक्शन है, तो हम ये बोलते हैं कि आपको पढ़ाई, आपके प्रोफेशन में कम्युनिकेशन, मरकरी क्या, कम्युनिकेशन है, इंटेलिजेंस है, एजुकेशन है, तो आपके प्रोफेशन में इन तीनों का यूज़ होना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब ऐसा नहीं हो सकता आप चुपचाप बैठो कहीं कोने में कोडिंग कर रहे हो, वो नहीं चलेगा, आपको बोलना है, कम्युनिकेट करना है आपको इंटेलिजेंस वाला काम करना है जिसमें दिमाग चले, आपको कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, और फिर हम जैसे हमने बोला कि आपका एजुकेशन है, हो सकता है आप एजुकेशन रिलेटेड कोई काम करो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, आपने पढ़ाते हो, आप कोई स्कूल चला रहे हो, कोई भी ऐसा काम। तो ये शनि के साथ जो जो प्लैनेट अपना बनाते हैं, संबंध बनाएंगे, वैसा काम आपको उन प्लैनेट की जो कारक तत्व हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन तरीके, डेडिकेटेड तरीके से काम करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। डिसिप्लिन का कारक, शनि और डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि कोई डिसिप्लिन किसी ने बना दिया, ऐसा कुछ नहीं, आपने जो दिया अपने आप को कमिटमेंट, और शनि वाला वो है सलमान खान वाला डायरेक्ट सुनो ना, एक बार कमिटमेंट दी तो अपने आप की नहीं, तो शनि भी वही चीज़ है, आपको भी वैसा ही करना, जो आप अपने आप को कमिटमेंट दो उसको पूरा करो, किसी और को नहीं। आपने अगर बोला मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, तो 6 बजे उठिए, आपने जो अपना टाइम टेबल बनाया उसको फॉलो करिए, दैट्स इट। अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपने आप खुद डिसिप्लिन हो गए, शनि ठीक हो गया। शनि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जितने भी आपके नीचे लोग हैं, कोई लेबर क्लास है, कोई रिक्शे वाला है, कोई जो भी आपके लिए नीचे काम कर रहा है, जो आपके लिए गरीब है, लोअर क्लास का है, जो मजदूरी कर रहे हैं लोग, शनि इनका है, शनि है, उसके अंदर शनि का रूप देख लो आप, और उससे कभी भी डिसरिस्पेक्ट से, उसका कभी अनादर, उसका कभी भी तकलीफ, उसको कभी भी बुरा मत, ऐसा मत करिए कि उसको बुरा फील हो। अच्छा, जब किसी व्यक्ति की शनि 7.5 लगती है तो उसके कर्मास के अकॉर्डिंग उसको फल मिलना स्टार्ट हो जाता है? देखिए मैं पर्सनली 7.5 को बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ, ठीक है, ओवररेटेड है। हालांकि बहुत बड़ी मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं 7.5 के ऊपर भी, लेकिन 7.5 अकेला, देखिए अकेला शनि कुछ नहीं कर रहा, बाकी 9 प्लैनेट भी है ना जो चल रहे हैं, बाकी 8 प्लैनेट भी तो काम कर रहे हैं ना, उनका भी तो रिजल्ट आएगा। शनि की 7.5 को समझना ज़रूरी है। क्या होता है शनि की 7.5? चंद्रमा और शनि। चंद्रमा क्या है? फास्टेस्ट मूविंग चीज़ है हमारे उसमें, बड़ी तेज़ भाग रही है। शनि क्या है? स्लोएस्ट मूविंग। जैसे ही
शनि चंद्रमा के आगे आया, क्या हुआ? माइंड है, भागते हुए जब माइंड भाग रहा है, माइंड तो सबसे ज़्यादा तेज चलता है, सामने दीवार आ गई, कोलिजन। मतलब हमारी सोच में हम जिस स्पीड से सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उसमें ब्रेक है। और आप उसके चलते क्या होगा? फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे बहुत ज़्यादा कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वो सब नहीं हो पा रहा। क्यों? फिर आप उसको नाम दोगे शनि की 7.5। शनि अगर इसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका रिलैक्स, पेशेंस। आपने सोचा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा डिले नहीं होगा, वो कह रहा है दोबारा सोचो, जो सोच रहे हो ठीक करने जा रहे हो, नहीं करने जा रहे हो, मौका दे रहा है, फिर से ठीक से सोच के करो। ये नहीं कह रहा कि मत करो, वो सिर्फ शनि आपको मौका दे रहा है कि भैया सोच समझ के करो काम। और अगर हम सोच समझ के करेंगे तो नेगेटिव या गलत नहीं होगा उसका। तो ये तो थ्रू आउट द लाइफ हमेशा ही होगा, राइट? लेकिन लोग इस चीज़ पे क्यों जोर देते थे कि ये जो 7.5 साल हैं आपके, शनि 7.5 ही आपकी लगी है, इसके अंदर आपको बच के चलना है, आपको ध्यान देना है कि ऐसी चीज़ें ना हो, या फिर रेमेडीज़ में शनिदेव को तेल चढ़ाना है तो आप बच जाओगे। मुझे एक चीज़ बताइए, आप तेल का पूरा कनस्तर ले जाके शनि जी के ऊपर चढ़ा दीजिए और कर्म जाके आप खराब करिए, शनि जी खुश हो जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप घर में मेड को इल ट्रीट कर रहे हो, घर में जो काम कर रहे हैं आपके लोग, उनको आप गलत तरीके से बात कर रहे हो, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप गलत ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप शनि देव पे पूरी तेल की वो रिफाइनरी है वही चढ़ा दो, पूरी ले जाके वहीं से पाइप डाल के डेली शनि जी पे इतना तेल दे दो, कुछ नहीं होने वाला। कोई रेमेडी काम नहीं करेगी अगर आप वो चीज़ करोगे तो। एक रेमेडी काम नहीं करेगी, रेमेडी वही काम करेगी, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये। अगर आप घर के बड़े बुजुर्ग, शनि क्या बुजुर्गों को बताता है, बड़े बुजुर्गों को बताता है, अगर आप घर के बड़े बुजुर्गों को या कोई भी वृद्ध, चाहे कोई भी बुजुर्ग इंसान है, उसको अगर आप अच्छे से ट्रीट कर रहे हो तो आपको शनिदेव नहीं तकलीफ देंगे। अपने नौकरों को, अपने लेबर क्लास को अच्छे से ट्रीट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनको इल ट्रीट करोगे, यहाँ पे शनि की रेमेडी करोगे, कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से लोग सूर्य को जल देते हैं, पिता की इज्जत कर नहीं रहे और सूर्य को जल चढ़ा रहे। समुद्र भी चढ़ा दोगे सूर्य को, कुछ नहीं होने वाला। पिता की इज्जत करिए। चंद्रमा की रेमेडी करनी है, शिवलिंग पे जाके ये जल, ये दूध, ये वो, चंद्रमा की रेमेडी हो जाएगी। माँ की इज्जत नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं, सिर्फ माँ की इज्जत करिए। सारे ग्रह हमारे पूरे घर में ही हैं। गुरु की इज्जत करिए, बृहस्पति ठीक। भाई बहन की इज्जत करिए, भाई पे कोर्ट केस कर रखा है, यहाँ पे हनुमान जी की हनुमान चालीसा कर रहे, नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, मंगल नहीं ठीक होगा। भाई बहन की इज्जत करिए, आपकी बच्चों की इज्जत करिए। बच्चे जो हैं उनका मरकरी है, बच्चे अगर आप और कोई भी रेमेडी आप करें, अगर उससे दूसरे आदमी का भला हो जाए तो सबसे जल्दी आपको असर करेगी। जैसे शनि की रेमेडी करनी है, किसी भी ओल्ड एज होम में जाके आप कुछ दान दे दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ जाके बैठिए थोड़ी देर, उनसे बात करिए, उनके पास बात करने वाला कोई नहीं, शनि की रेमेडी होगी। आपको सूर्य की रेमेडी करनी है, ब्लाइंड स्कूल में जाकर उनकी कोई हेल्प करिए, ब्लाइंड स्कूल से जाके उन लोगों की, या पिता समान जो भी लोग हैं उनकी आप इज्जत करिए। उनको कुछ नहीं किया आपके, उनकी आपने छोटी सी ना खिला पिला दिया उन लोगों को, या उनके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लिया। देखिए टाइम स्पेंड करना उनके साथ, उनको तभी अच्छा लगेगा, तो वो आप करिए। आपने मरकरी की रेमेडी करनी है, ठीक है, मरकरी मेरा ख़राब है, मरकरी बुद्धि से, सारा काम बुद्धि का है, बुद्धि का कारक है। किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लीजिए, किसी भी गरीब बच्चे को पढ़ा दीजिए। खर्चा नहीं उठा सकते, उसको बुला के पढ़ा दो, सबसे बढ़िया मरकरी की रेमेडी है। आपको मंगल की रेमेडी करनी है, मार्स की रेमेडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लड डोनेट कर दीजिए। आपको लगता है कि ब्लड डोनेशन मैं नहीं कर सकता हूँ, जाके किसी गरीब को हॉस्पिटल में जाके खरीद के दे दीजिए, वो कर दीजिए, वो रेमेडी है मंगल की। उससे क्या हो रहा है, आपका भला सिर्फ आप वो नहीं हो रहा, दूसरे का हो रहा है, दूसरे का आप किसी की हेल्प कर रहे हो कुछ करने के लिए। तो अगर रेमेडी करनी भी है तो ऐसी रेमेडी, कंक्लूजन मतलब हमारा यही है कि रेमेडी करो तो ऐसा करो जिससे किसी का भला हो। बिल्कुल, ये ना हो कि आप 2 किलो चावल ले लीजिए, 3 किलो वो ले लीजिए और तेल ले लीजिए, आप ये चढ़ा दीजिए। मतलब ऐसा कुछ करो जिससे तीसरे का फायदा हो, आपका 100% काम करेगी वो रेमेडी। अब वीनस है, अब किसी शादी नहीं हो रही, हम वीनस की रेमेडी करने में लगे, दुनिया भर की दही बहाने में लगे, पानी में, या कोई और दूसरी चीज़ कर रहे हैं,
भाई किसी गरीब लड़की का कन्यादान करवा दो, किसी गरीब लड़की की शादी में पैसा दे, कुछ पैसा दे दो, हाँ। हेल्प कर दो कि गरीब लड़की की, गरीब लड़कियां हैं, गरीब लोग हैं, उनकी शादियां करवा दो, होगी वीनस की रेमेडी। किसी भी स्त्री का अपमान ना करें, वीनस की रेमेडी। ये नहीं, आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे लोग बताते हैं वीनस को स्ट्रांग करने के लिए गाल छुए पत्नी के या कुछ और ऐसा कुछ अलग अलग करें, वो सब मैं नहीं करें। लेकिन किसी भी मतलब आप इज्जत करें, मन से इज्जत करें, किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट ना करें। बस सारे प्लैनेट्स हमारे घर में ही हैं, हमारे खाने में सारे प्लैनेट्स हैं, हमारे घर में सारे प्लैनेट्स हैं, वही उनको ठीक से कर ले, हमारी सारी रेमेडी होगी, सारी पूजा होगी। हमें कुछ ज़्यादा बाहर भागने की ज़रूरत नहीं, रिचुअल में उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में कैसे आए? मैंने जैसे पहले बताया कि कौन क्यों आता है, क्योंकि मैं बचपन से, मेरे को नहीं मालूम था बट मुझे इंटरेस्ट बड़ा था। जहाँ भी ज्योतिष का बोर्ड देखा वहाँ घुस गए, जो भी ज्योतिष है वो अच्छा, ये अच्छा बताते हैं, पूछ लिया, उन्होंने जो रेमेडीज़ बताई कर ली। मैं बड़ा एम्बिशियस था शुरू से, और मुझे ग्रो करना है लाइफ में, कॉर्पोरेट कल्चर में ग्रो करना है आपने, तो वो कैसे मिलेगी आगे, अगली प्रमोशन कैसे होगी, कब होगी, मैं इतना काम कर रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा मेरा, तो वो वाली आपके अंदर चलता है, वो जद्दोजहद चलती रहती। तो फिर एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ क्या होगा, क्या उपाय करूँ हो जाएगा। तो उपायों में मैंने पीएचडी करी उपाय करने में, ठीक है, क्योंकि इतने एस्ट्रोलॉजर से मिला, हर एक ने बोला कि ये नग पहन लो। दूसरे के पास गए तो उसने बोला किस गधे ने पहना दिया आपको ये नग, किसको दिखा दिया आपने, मुझे लगा पता नहीं कौन सी गलती कर दी मैं, मतलब मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया किसी को दिखा के वो नग उतरवाया, दूसरा नग दिया। चलो, और आधे नग जो है वो खुद ही बेचते हैं सारे एस्ट्रोलॉजर, राइट, ठीक है, तो यही सबसे अच्छा, यही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। मैं चलो फिर काम करना चाहिए भाई, जो पैसा उसको भी देना, आपको भी देना। कर लिया, जिसको दिखाया वो वाला नग अगली बार कि ये नग पहना, कितने का ले दिया, नकली नग है ये तो। सबने यही बोला, सबने यही बोला कि जो असली से असली ये नकली नग है। किसी ने बोला रुद्राक्ष पहन लो, रुद्राक्ष पहन ली। एक टाइम पे मैंने 12 मुखी रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष और 2 5 मुखी रुद्राक्ष का एक ऐसा बना के, 12 मुखी अलग से, और हाथ और मूंगा और मोती और पुखराज और रूबी, ठीक है, माणिक, ये नग पहने हुए थे इतने। और फिर बीच में कभी एक बार नीलम भी किसी ने पहनाया कि नीलम पहनो, फिर कैटसाई पहनाया, वो मतलब मैंने सारे पहने। पन्ना शायद नहीं पहना मैंने अभी तक, बाकी सारे पहने, सारे नग, और कई सारे रुद्राक्ष पहने, बहुत साल तक पहने, बहुत सारे कर्मकांड करे। फिर कुछ पैटर्न ऐसे हुए लाइफ में, प्रोफेशन में, जो कि रिपीटेड हुए और लग रहा था कि क्यों हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा सीखूं, फिर सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी साइड में, जब टाइम मिलता था थोड़े बहुत। उस ज़माने में यूट्यूब तो उतना नहीं था, लेकिन किताबों से पढ़ के सीखना शुरू किया। फिर जब ये समझ में आया कि नहीं, इसको सीखते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ा और जल्दी सीख रहे थे, फिर मैंने अलग अलग जगह से कोर्सेज करने शुरू करे, पढ़ना शुरू किया। ज्योतिष पढ़ा, ज्योतिष पढ़ लिया, मतलब पराशरी पढ़ा, वैदिक ज्योतिष जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद नाड़ी ज्योतिष पढ़ा, फिर उसके बाद भृगुनंदी नाड़ी पढ़ा, फिर उसके बाद ये अष्टक विद्या, सारी उसी के पार्ट्स हैं। फिर ये नहीं था, फिर न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आया तो न्यूमरोलॉजी पढ़ी सब तरीके की। फिर उसके बाद समझ में आया वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसको हम अंक ज्योतिष कहते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत सटीक उसके रिजल्ट आते हैं, तो वो पढ़ी, उस पर किताब भी लिखी है मैंने। फिर उसके बाद ग्राफोलॉजी पढ़ी, हैंड राइटिंग एनालिसिस जिसको बोलते हैं, हैंड राइटिंग से आपके बारे में सब कुछ बता देना, वो वाली चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये समझ में नहीं आ रहा था तो फिर मैंने कहा नहीं, साइकोलॉजी अभी भी बाकी है, तो फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक, क्योंकि अब साइकोलॉजी तो हम पूरा कॉलेज लेवल पे पढ़ नहीं सकते, बट उसका एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है जो हमारा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है, तो वो पढ़ा। तो वो NLP किया, NLP बेसिक किया, मास्टर्स किया, और वो सारी चीज़ें करने के बाद, ये पढ़ने के बाद, पढ़ाई तो अभी भी जारी है, अभी भी कर रहे हैं, बट ये सब करने के बाद मुझे लगा कि ये, फिर जब समझ में आया तो लगा कि कितनी गलत, मतलब जो ज्योतिष पढ़ा रहे हैं लोग वो भी गलत पढ़ा रहे हैं, आधे से ज़्यादा डर फैला रहे हैं और वहम फैला रहे हैं। और ये समझ में आया सबसे ज़्यादा, चलो जो जैसा पढ़ा रहा है वो जैसा पढ़ाए, दो चीज़ें बड़ी क्लियर समझ में आ गई, बड़ी लाइफ का, पूरी लाइफ सॉल्व हो गई, पूरा लाइफ का मतलब ऐसा समझ लो, अगर कोई भी समझ ले तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। पहली चीज़, जो करोगे वो भरोगे, जैसा अच्छा है, हाँ, जैसा कर्म वैसा फल, अच्छा है तो अच्छा भोगोगे, बुरा है तो बुरा आना ही है, कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़, आपके भाग्य का जो है वो कोई नहीं लेके जा सकता, वो मिलेगा ही मिलेगा। आपके भाग्य का जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप किसी के भाग्य का कुछ नहीं लेके जा सकते। तो ये चीज़ बड़ी गहराई से, बड़ी अंदर तक समझ में आ गई। तो अगर ये लगता है कि कोई हाय वो आने वाला था वो चला गया, मेरा कुछ लेके चला गया, मेरा था ही नहीं तो क्या लेके चला गया, मेरा होगा अपने आप आ जाएगा। तो वो जब उस भाव से आप जीने लगते तो बहुत मन में इतनी शांति आ जाती है कि जो है वो मिलकर रहेगा,
आप किसी का ना तो कुछ बिगाड़ सकते, ना कुछ आप, ना कोई आपका बिगाड़ सकता। लेकिन इसके लिए कर्म करना भी तो जरूरी है। कर्म तो कर ही रहे हैं। ऐसा मान लो कि आ जाएगा और भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे। हम तो कर्म कर ही रहे हैं, हम परेशान उसमें हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि अब मैं अगर आपको बोलूँ डिफाइन प्रॉब्लम, तो अब कैसे डिफाइन करोगे प्रॉब्लम को? प्रॉब्लम डिफरेंट तरीके की हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, प्रोफेशनल समस्या जो हमारा कहीं ना कहीं जिससे हमारा मन विचलित होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारी उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारी ये होता है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती है। बहुत बढ़िया, मैं यही यही जानना चाह रहा था। प्रॉब्लम को मैं बोलता हूँ डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। ठीक है, जो डिस्टेंस है, एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जाने की है, मैं यहीं पहुँचाऊँ, तो ये जो बीच का जो रास्ता है, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर इसको एक्सपेक्टेशन वर्ड को मैं चेंज कर दूँ और एक्सेप्टेंस ले आऊँ, तो मेरी प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि फिर मैं रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म। ये हर जगह एप्लीकेबल होती है। ऊपर एक हमारे ऊपर जो ऑफिस है उसमें प्रिंटिंग मशीन लगी, उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसका मतलब ही यही है कि उसका काम है छापना, जहाँ वो रुक जाती है दैट मीन्स की प्रॉब्लम की एक्सपेक्टेशन रियलिटी। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हम परेशान इससे नहीं कि क्या नहीं हो, क्या है हमारे पास, हम परेशान क्या मिला हमें, उससे परेशान नहीं है, हमें क्या नहीं मिला मुझसे परेशान है। पहले जो मिला उसको तो रख लो, उसको तो एक्नॉलेज कर लो, जिसे हम कृतज्ञता, जो मैंने पहले आपको बताया, जो प्राप्त gratitude है वही वही पर्याप्त। पर्याप्त। बहुत बढ़िया बोला इन्होंने, जो बागेश्वर बाबा ने बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो उन्होंने, जो प्राप्त है वही पर्याप्त। बहुत बढ़िया, पर्याप्त है। उसका मतलब ये नहीं कि आप एम्बिशियस नहीं हो, क्योंकि बहुत लोग मुझे ये इस तरीके की, जब मैं ये बात करता हूँ तो ये बोलते हैं कि हम कंटेंटेड हो गए। तो कंटेंटमेंट का जो मतलब है, या मैं बोलूँ कंटेंटेड हूँ मैं, तो मुझे और आगे नहीं चाहिए, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो मैं एम्बिशियस नहीं हो सकता ना, ये बिल्कुल नहीं। कंटेंटमेंट का मतलब है जो मुझे पर्याप्त है, उसके लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। जो भी है मैं उसके लिए ये रिग्रेट नहीं कर रहा कि मेरे पास ये जो है ये कम है, जो है वो है, बस, न कम न ज़्यादा। वो मैंने एक्नॉलेज कर लिया, फिर मैं आगे के लिए सोचूं और आगे के लिए बढ़ूं, एम्बिशियस हूँ और जो अचीव करूँ, जो भी बहुत आसान हो जाएगा मेरे आगे की जर्नी। तो आपने एस्ट्रोमेट्री कब स्टार्ट किया? ये 2000 वही मैंने mypujapath.com हमने शुरू किया था एक बार 2015 में, उसी को समझो एस्ट्रोमेट्री हमने कर दिया बाद में। और 2017 से रेगुलरली हम इसी काम में हैं, मैं और मेरी वाइफ दोनों साथ में हैं। मैं ये सब पढ़ाता हूँ, ज्योतिष 4 तरीके की पढ़ाता हूँ, वास्तु पढ़ाता हूँ। वास्तु में मैं एस्ट्रो वास्तु और भृगु वास्तु वो पढ़ाता हूँ। और मेरी वाइफ जो है वो हीलर है बहुत बड़ी, और प्राणिक हीलिंग रेकी ग्रैंड मास्टर है, और शी इज़ ऑल्सो टैरो रीडर और पामिस्ट है। तो ये सारी चीज़ें वो करती है, हीलिंग मोडालिटी, इंट्यूटिव साइड, और वो वास्तु स्पेशलिस्ट भी है। तो हम सब लोग ये मिल के हम लोग एस्ट्रोमेट्री में टोटल लगभग 100 के आसपास कोर्सेज हैं जो हम लोग कराते हैं। अच्छा, आपने कितने एक साल में आप कितने चार्ट देखते हो? एक साल में, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ कि कितने चार्ट देखता हूँ, क्योंकि अगर मैं दो चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो हम एक क्लास में 5-5, 6-6 क्लास चार्ट्स भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो वो 1-2 घंटे 3 घंटे के अंदर हम प्रॉपर उसका एनालिसिस करते हैं। प्रॉपर नहीं, अब जैसे मान लीजिए प्रोफेशन का टॉपिक चल रहा है, तो हर चार्ट के अंदर प्रोफेशन देखना है। तो 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, जितने भी हैं, अगर मान लो हम उसमें बहुत डीप एनालिसिस, अगर डीप एनालिसिस करने चले तो एक चार्ट ही काफ़ी है। बट अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो उसमें बहुत सारे चार्ट्स लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा चार्ट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं भाई हज़ारों चार्ट देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक चार्ट देखने में बहुत एनर्जी जाती है, बहुत टाइम लगता है। और मेरे पास जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, आपके पास केसेस भी वैसे ही आते हैं। मतलब एक होता है ना नॉर्मल डॉक्टर, मुझे भी लगता है कि मेरे पास सडनली ऐसे लोग क्यों आने लग गए, इतना दुख है दुनिया में। और एक और चीज़ का बड़ा रियलाइज़ हुआ भगवान का, जिसका बहुत शुक्र मैं मनाता हूँ, कि जब भी आप लोगों से मिलते हो, क्योंकि आपके पास चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, आपके पास दुखी आत्मा ही आती है। ठीक है, और कई बार तो इतनी दुखी आत्मा आती है कि आप खुद ही पूरा दिन ही आपका ऐसा परेशान हो जाता है। परेशान, हालांकि बहुत कोशिश करते हैं हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखने की, बट कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग पर असर कर ही जाती है, तो वो बड़ा हैवी हो जाता है। तो ऐसा नहीं हज़ारों चार्ट देख रहे हैं, लाखों चार्ट देख रहे हैं, ऐसा कोई क्लेम नहीं है। मैं कोई ऐसा काउंटिंग मैंने करी नहीं कि मैं आपको बताऊँ कितने चार्ट में देखता हूँ, कितने क्या है। बट आप ये मान लो कि दिन के 1 या 2 की एवरेज आ जाएगी, 500-600 चार्ट। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स देखे आपने कि लगा कि यार ये आदमी तो बिल्कुल अलग है, या अलग किस सेंस में? मतलब पॉजिटिविटी की कुछ अलग करेगा ये, या बहुत ही डिफरेंट चार्ट है ये? मतलब इंटरेस्टिंग चार्ट को हम किस बेसिस पे एनालाइज करते हैं? मतलब क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे?
हम किस चीज़ को इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं वो है, हम किस चीज़ को इंटरेस्टिंग मानते हैं उस पर डिपेंड करेगा किसको हम मतलब कि क्या। जैसे मान लो प्रोफेशन वाइज हो गया है या लग्जरी वाइज हो गया है, रिलीजन वाइज हो गया। हाँ। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो आदमी का पोटेंशियल दिखता है चार्ट के अंदर कि वो कितना राइज कर सकता है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कॉर्पोरेट वाला है तो मेरे पास बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर मैं प्रोफेशन बेस्ड ही आते हैं, मेजॉरिटी रिलेशनशिप के भी आते हैं। मतलब अगर मैं कहूँगा तो 50% प्रोफेशन वाले आएंगे, 40% रिलेशनशिप वाले आएंगे। तो प्रोफेशन की अगर आपको दिखता है तो आपको बड़ा क्लियरली दिखाई देता है कि इस आदमी के अंदर क्या पोटेंशियल है, मतलब ये सीईओ बन पाएगा लाइफ में कि नहीं बन पाएगा, उस लेवल तक किस लेवल तक जा सकता है। तो आप फिर उसको उसी तरीके से गाइड करते हो कि आपका किस किस समय पे क्या क्या। आप सोच रहे हो कि 2 साल में प्रमोशन होगा तो बोलोगे नहीं 1 साल में हो जाएगा। तैयारी ऐसी करो कि 1 साल में हो। और कभी सोचा कि कहाँ तक बढ़ोगे? आधे लोगों को तो आइडिया ही नहीं है करना क्या लाइफ में। तो फिर वहाँ पर लाइफ कोचिंग वाला मेरा एंगल आता है कि थोड़ा जो लोग लाइफ कोचिंग लेना चाहते हैं वो लाइफ कोचिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है बाकी जो अदर लाइफ कोचेस हैं। बहुत बड़ी मतलब लाइफ कोचिंग जो हम लोग साइकोलॉजी में जो पढ़ा है, जितना एनएलपी में करा लाइफ कोच के लिए, वो तो हम करते ही हैं, बट हम टाइमिंग कर देते हैं। मतलब जैसे ना आपका जो भी साइकोमेट्रिक जो भी हमने करना है, जो भी आपका क्या पर्पस होना चाहिए, क्या अचीव करना है, अपने आपके गोल्स और सारी चीज़ें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ली, सब बना लिया, आपका पूरा 5 साल का प्लान बना लिया जो आप करना चाहते हो। अब उसमें एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं कि किस समय पे आपने टाइमलाइन रखी 3 साल। कई बार होगा 3 नहीं 5 करो इसको, 3 में नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कई बार होगा 3 नहीं इसको 2 ही कर दो या 1.5 कर दो, क्योंकि 1.5 साल में मिल जाएगा जो तुम प्लान कर रहे हो। अब इसके लिए क्या करना है वो चीज़ें हम बाकी वो करते हैं। टाइमिंग जो है ना वो हम एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सटीक से बहुत एक्यूरेटली निकाल पाते हैं किस समय पे क्या चीज़ होगी। तो प्रोफेशन है तो ऐसा कोई, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत, हाँ मेरे को ऐसे कुछ बच्चों के चार्ट्स मिले जो एक्सेप्शनली बहुत अच्छे, जो हालांकि बच्चों के चार्ट जल्दी जो अच्छे होते हैं उनको कोई दिखाता नहीं है, मतलब कोई दिखाता नहीं है। ऐसी किसी फ्रेंड का चार्ट आया बच्चे का, और वो बच्चे का चार्ट बहुत ही देख के मैंने बोला कि ये, और छोटा बच्चा था उस समय में 7-8 या 10 साल का बच्चा था, 8-9 साल का। मुझे लगा कि ये, मैं कहा भाई देखो इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा कुछ, या तो ये गौतम बुद्ध बनने वाला है या ये एलन मस्क बनेगा, उस लेवल का ये है, ये क्या करेगा मेरी औकात से ऊपर है बता पाना इस बच्चे के लिए। फिर उसने, जो मेरा फ्रेंड था उसने बताया कि नहीं ये बच्चा जो है उसका ये कहीं गए हुए थे वो कहीं छुट्टी मनाने, तो कोई साधु महात्मा आए थे, वो 2-3 साल का बच्चा था, तो साधु महात्मा कोई थे वहाँ पर, उनके साथ टीम भी थी, वो कुंडली उंडली भी देखते थे। तो उसने वो कहता मैंने उनको, जब मैंने ये लाइन बोली उसको, भाई मेरी औकात से ऊपर की कुंडली है ये, मैं नहीं बता सकता इस बच्चे को क्या करना, ये बच्चा बताएगा और उसको जो बताएगा वो करने दी। अपने फ्रेंड को मैंने ये बोला था। तब उसने बोला कि भाई ये साधु महात्मा कोई आए हुए थे, कहीं बाबा जी थे कोई, तो उन्होंने इसकी कुंडली देखी वहाँ पे, अपने किसी को बोला होगा, देखी उन्होंने कुंडली, और देख के बच्चे के पाँव छुए। कहते ये कोई बड़ी सिद्ध आत्मा आपके घर में आई है, कभी भी इसको कष्ट मत देना। कोई कैसे पता लगता है ऐसे कौन से? मैंने बहुत नहीं कुछ प्लेनेटरी, कैसे पता नहीं उनका तो वो है कि सिद्ध है, मुझे कैसे पता लगा, वो मैंने बहुत तरीके से बता सकता हूँ। कैसे? अब जैसे हम नाड़ी पढ़ते हैं तो उसमें हमारे नाड़ी के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है, जो हम बोलते हैं जैसे 5, 9, 11, 5वां 9वां और 11वां कितना ज़्यादा आपको दिख रहा है। 5th हाउस इंटेलिजेंस का है, 9th हाउस हमारा स्पिरिचुअलिटी का है, 11th हाउस गेन का है। तो 5, 9, 11 के बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, और कहीं पर हमें 6, 8, 12 ज़्यादा नहीं दिख रहा, मतलब हमें कोई कष्ट वाली चीज़ नहीं दिख रही। उससे आपको पता लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सिद्ध और वो है। जुपिटर का कॉम्बिनेशन आपका मरकरी से, वीनस से और इससे, या शनि का कॉम्बिनेशन मरकरी वीनस से बन रहा है आपका, और साथ में जुपिटर केतु या कुछ इस तरीके की चीज़ें बन रही हैं, तो आप बता सकते हो बहुत सुपर। और बच्चा वो वाकई चाइल्ड प्रोडिजी था। बाद में बताया कि भाई इसने अभी 10 साल की उम्र में 2-3 किताबें लिख ली, कहता पब्लिश करा दो। वो अपने बड़े भाई जो फुनसुक वांगड़ू वाला जो था, जो 3 इडियट्स में था, वैसा बच्चा था। तो मैं कहा अच्छा भाई, मैं कहा मुझे तो नहीं पता था कि ये इतना, ये बच्चे के बारे में कुंडली देख के जैसा मुझे समझ में आया, मैं वही बोला, मैं इतना इंटेलिजेंट, तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट दिख रहा है। ऐसी और भी कुछ बच्चे हैं जो कि चाइल्ड प्रोडिजी हैं, जिनके माँ बाप दिखाते हैं, वो कुंडली आती है, उनको देख के मुझे बड़ा, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, जब आपको रूटीन चल रहा है, सब खराबी दिख रहा है आपको, लोग कष्ट ही डिस्कस करने आ रहे हैं, कई बार बीच में आपको ऐसी कुंडलियाँ मिल जाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे, और हाँ आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ, अगर उनमें सही डायरेक्शन दे पाओ उनको कि नहीं नहीं ऐसे करना, ऐसे करना, और वो आगे सक्सेसफुल हो जाए। आगे वो बोले कि आपने बोला था ऐसा और हमने ऐसा किया,
तो आपको लगता है जीवन सफल हो गया। तब आपको बड़ा ये इस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा आपको मज़ा तभी आता है जब कोई सामने वाले की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज कर पाते, और यही इसकी खूबी है पूरे ज्योतिष और इसकी ना सबसे बड़ी, मतलब पैसा बाकी चीज़ें, डरे हुए आते हैं लोग कितने तो, कि उसने बोल दिया ये मरने वाला है, ये वो मरने वाला है, और जब ये मरने वाली प्रेडिक्शन आती है तो मुझे पर्सनली बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। किसी ने बोल दिया कि भाई आपका ये तो मर जाएगा, आप देख के बताओ, ऐसे हाँ, बोलते होंगे। मतलब लोग ने बोल दिया कि ये तो मरने वाला, क्या है तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब मैं उनसे बोलता हूँ आपने पूछा वो एस्ट्रोलॉजर से वो कब मरने वाला है, कि एस्ट्रोलॉजर कब मरने वाला है, ये पूछा एस्ट्रोलॉजर को पता है खुद कब कब मरने वाला है? जो दूसरों की मरना जीना किसी के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो फिर अब ये मरने वाली जो बात है, ये मतलब ये बिल्कुल सरासर डर और वहम वाली बात है, ना फैलाएं तो बहुत अच्छा। चलिए इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।